6 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड डील होती है। दोनों देश एक संयुक्त बयान जारी करते हैं जिसमें दोनों देशों ने टैरिफ कम करने और बाजार पहुंच में अपनी सहमति बढ़ाने की उम्मीद जताई थी और यह लेटर जारी किया गया था। भारत के ऊपर जो टैरिफ 50% लग रहा था उसे घटाकर 18% कर दिया गया था। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट इस ट्रेड डील में हुई है। ये जो फैक्ट शीट जो कहीं के डॉक्यूमेंट जारी किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें बदलाव किए गए हैं किसानों को लेकर। जो दाल भारत मंगाता था अमेरिका से उसे लेकर बदलाव किया गया है और साथ ही जो $500 बिलियन का सामान भारत खरीदेगा अमेरिका से अगले 5 साल में, उसमें भी बदलाव किया गया और लिखा गया है कि भारत ऐसा इरादा रखता है। तो इन दोनों मसलों के पीछे ये दोनों बदलाव क्यों किए गए हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, उसे समझने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, पहले दालों की अगर बात करें तो दाल तो भारी मात्रा में भारत निर्यात करता है अमेरिका को। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भी, दाल उत्पादक करता भी है और कंज्यूम भी भारत सबसे ज्यादा करता है। तो ऐसे में दालों को लेकर ये एडिटिंग क्यों करनी पड़ी इसमें? नहीं, आसान भाषा में कहता हूं। एक लाइन में पीयूष गोयल ने कहा था कि जिन चीजों का हम उत्पादन करते हैं और जो सफिशिएंट है उसको हम ट्रेड डील से बाहर रखेंगे। हम अमेरिका से नहीं मंगाने वाले, किसी भी देश से नहीं मंगाने वाले। वो हमारा रेड लाइन है। एक लाइन में कहा था। अब अमेरिका की तरफ से जो पहले फैक्ट शीट जारी हुई उसमें यह कहा गया कि भारत अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ घटाएगा, जिसमें जिक्र किया गया था कि भारत कुछ दालों और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर अब टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। पहले यह लिखा हुआ था। भारत में बवाल मच गया कि यार, दाल तो हम प्रोड्यूस करते हैं, सफिशिएंट भी है, फिर भारत अमेरिका से आने वाले दालों पर टैरिफ कम करेगा या हटाएगा, यह कहां से आ गया? अब जैसे ही अमेरिका द्वारा यह फैक्ट जारी की गई, हंगामा मच गया भारत में। भारत सरकार तुरंत एक्शन में आई। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी हैं, उनको बोला गया कि बातचीत कीजिए, दाल वगैरह का तो बात ही नहीं था इसमें, कैसे ऐड कर दिया? तो फिर उन्होंने संशोधित किया और उसमें दाल शब्द को हटाया। अब सिर्फ यह लिखा हुआ है कि कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स, जैसे उन्होंने नट्स और डीडीटी, ये सब जो प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक नाम देखा है, सिर्फ इस पे टैरिफ कम कर सकता है या हटा सकता है। उसमें भी स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि किन किन चीजों पर जो हम ऑलरेडी मंगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर पाम ऑयल मंगाते हैं मलेशिया से। उससे बहुत लोगों की तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, लेकिन इंपोर्ट करना मजबूरी है क्योंकि सप्लाई उतना चाहिए। भारत ने क्या कहा है कि हम सोया ऑयल अमेरिका से मंगा सकते हैं। होगा यह कि मलेशिया वाला पाम ऑयल को कम करके हम सोया ऑयल की थोड़ी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है, जो हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या जो ऑलरेडी कई देशों से आ रहा है, तो अमेरिका भी आ जाएगा उसमें। उनके बीच कंपटीशन होगा कि जो कम पैसे पे देगा हम उसको लेंगे। समझ गए ना? बाकी एग्रीकल्चर को लेके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखे। जो भी भारत सामान बनाता है, जो हमें मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हम नहीं मंगा रहे हैं। और दूसरी बात कि हम ऐसी कोई चीज नहीं मंगा रहे हैं जैसे जो हमारे देश के लिए हित करनी है। जैसे कि डेयरी वाला बात आया था, नॉनवेज मिल्क पूरा बंद कर दिया है, बोला एक बूंद नहीं आएगा, किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये तो एग्रीकल्चर को लेकर ठीक है। एक और विवाद का जो विषय था वो ये था कि लिखा हुआ था उसमें फैक्ट में कि भारत अगले चंद सालों में, शायद 2030 का वो डेडलाइन दिया हुआ था। 5 साल में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान लेगा, ये लिखा हुआ था। अब अमेरिकी सामान लेगा, इसको लेके भारत को आपत्ति थी। बोला कि बातचीत तो ऐसी नहीं हुई थी जी। और फिर ये शब्द में कैसे है, देखिए, ट्रंप पगला क्या बोल रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फैक्ट में अगर आ गया तब उसका महत्व है। तो महत्व में ये कैसे आपने लिख दिया कि विल बाई? तो भारत सरकार ने फिर ऑब्जेक्शन उठाया।
तो नया जो फैक्ट शीट आया उसमें कहा कि इंटेंस टू, मतलब ऐसा इरादा रखता है, खरीदे या ना खरीदे ये इसकी मर्जी। समझ रहे हैं? इंटेंस टू परचेज मतलब कि मैं अभिषेक पुंडीर से कुछ लेने का इरादा रखता हूं, अब मैं लूंगा या नहीं लूंगा या अभिषेक देगा या नहीं देगा वो हम दोनों की मर्जी के ऊपर। समझ गए? एक विल सर्टेनली परचेज और इंटेंस टू परचेज में बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो यही दोनों चीजों में बदलाव किया गया है। ठीक है। तो यही इसको क्या कर रहा था कि यहां बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा था। वही तो मैं सोच रहा था कि और चीज जी 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 बोलिए। एक और चीज, तीसरा जो सबसे बड़ा विपक्ष के पास हथियार है कि क्या रशिया से हम तेल बंद करने वाले हैं। इसके बारे में स्पष्ट भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और पीयूष गोयल ने दोनों ने साफ कर दिया है कि वी विल बाय ऑयल एट कंपिटिटिव प्राइस। इसका मतलब यह होता है कि जो सबसे सस्ता हमें जहां से प्राप्त होगा हम वहां से खरीदेंगे। उसमें रशिया, अमेरिका, यूरोप, यूएई, हम 42 देशों से तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल जी 42 देशों से। जी जी। और बहुत सारे लोगों को यह लगता हो कि हम सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और रूस से हम फायदा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारत 42 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है और जो सबसे कंपिटिटिव प्राइस में देता है हम उससे ज्यादा खरीदते हैं। अब रशिया यूक्रेन के बाद हुआ यह क्या कि रूस ने अपने तेल के दाम घटाए। अमेरिका ने भी भारत से कहा कि उससे खरीदा ले जारी रखो, क्योंकि अगर नहीं लोगे ना उससे तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तुम क्या करना, रूस से खरीदना, प्रोसेस करना और फिर यूरोप, अमेरिका वगैरह सब में जहां तुमको उचित लगे देना, यूक्रेन वगैरह सबको। तो भारत ने कहा कि ठीक है भाई, एक स्टेबल प्राइस रहेगा, हम ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे रशिया ने क्या किया कि प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे बढ़ाना शुरू कर दिया, भारत ने जो खरीदना है वो धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि हमें तो भाई जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। फिर जो हमारे यहां सबसे ज्यादा कच्चा तेल जो प्राइवेट फर्म खरीदती है, मुकेश अंबानी की रिलायंस है, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास ज्यादा बढ़िया विकल्प है वेनेजुएला वाला, रशिया से बेहतर, तो वो मूव कर गए। तो वो जितना खरीदते थे उन्होंने बंद कर दिया, तो अचानक रशियन वाला परचेज कम दिख रहा है। हम अपने हित के लिए काम करते हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो फिर मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि सरेंडर डील और कॉम्प्रोमाइज डील कैसे हो गई, जब एक डील के अंदर हम चेंजेस करवा सकते हैं, उसकी फैक्ट शीट दोबारा निकलवा सकते हैं, तो फिर ऐसे में ये डील कॉम्प्रोमाइज या फिर सरेंडर डील कैसे हुई? देखिए, राहुल गांधी इकोनॉमी को उतना ही समझते हैं जितना कि लालू यादव या तेजस्वी यादव विदेश नीति को। तो मैं एक लाइन कल किसी ने कहा है और किसी सांसद ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी शायद आजाद भारत के सबसे बेवकूफ नेता प्रतिपक्ष है। किसी सांसद ने कहा, मेरे शब्द नहीं। तो एक वन लाइनर मारना बहुत अच्छा लगता है और किसी की खिल्ली उड़ाना या ट्विटर पे ट्रेंड कराना बहुत अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन उससे क्या होता है ना कि पब्लिक, देखिए पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार है जी। वो एक एक बिंदु जो कि सार्वजनिक रूप से है और न सिर्फ भारत सरकार कर रही है वो नहीं, अमेरिका की तरफ से जो आया वो भी देख रही है और भारत की तरफ से जो आया वो भी देख रही है, पॉइंट टू पॉइंट देख रही है। अब ये सरेंडर भगेंदर नरेंद्र करते ना, इनसे क्या फर्क पड़ता है, और खुद ही बेवकूफ साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या चर्चा हो सकती है ट्रेड डील पर, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहे थे। नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या हुआ कि ये किताब वगैरह को लेकर जब वो फंसने लगे तो 1:30-2 बजे के आसपास जब ये लंच ब्रेक होता है ना संसद भवन में, तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के केबिन में गए और संयोग से शशि थरूर वगैरह सब बैठे हुए थे। अंदर क्या बातचीत हुई वो नहीं पता, लेकिन जितना एग्रेसिव होकर गए थे, आप बाहर निकलते तो बहुत शांत और नॉर्मल थे। अब केसी वेणुगोपाल बगल में खड़े थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि केसी, सो कैन वी हैव ए टॉक ऑन ट्रेड डील। अब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष केसी वेणुगोपाल से पूछ रहा है कि हम इस पे बातचीत कर सकते हैं क्या, और वो करे यस सर यस श्योर वी शुड टॉक ऑन दैट। आज राहुल गांधी बोलने वाले हैं संसद में इसी पे,
वो किताब वाला मामला को पीछे छोड़ के, कल पता है कि नहीं, इस लंच ब्रेक के बाद संसद बिल्कुल स्मूथ चली है और एकदम कुछ नहीं, क्योंकि पता चल गया कि अब लेने के देने पड़ने वाले। बिल्कुल, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। आज जो सुबह सुबह पोस्टर है, वो पोस्टर मैं आपको भेज दूंगा। जब इंटर कर रहे थे राहुल गांधी तो पोस्टर बदल गया, नरवणे गायब हो गए, सब कुछ वो मामला चला गया। अब ट्रंप के सामने मोदी के सरेंडर का एक पोस्टर लेके बैठा हुआ राहुल गांधी दिख रहे हैं और वो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो जारी किया गया है। अब गियर चेंज हो गया। अब जो अगला गियर आएगा अगले 2-3 दिन तक हंगामे का, वो यूएस ट्रेड डील को लेकर होगा। वो अब नरवणे वाले में समझ गया कि यूएस ट्रेड डील को तो दुनिया समझ चुकी है, देश भी समझ चुका है कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं। राहुल गांधी थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गए। ज्यादा लेट नहीं, आज बोलेंगे, आज देखिएगा, मजा आएगा। आज मुझे लगता है कि और बोलने का भाषण अंतर है ना सर। हाँ, नहीं, यूएस ट्रेड डील को लेकर बोलेंगे कि जिस दिन इन्होंने फैसला किया कि मैं बोलने वाला है उसी दिन ये संशोधन आ गया फैक्ट शीट में। सुबह सुबह संशोधन पूरा सब जगह फैल गया है कि पल्सेज गायब हो गए, इंटेंस टू हो गया, 500 बिलियन रशियन ऑयल पे क्लियर हो गया। अब ये कहते रहे ऊपरी ऊपरी तौर पे कि सरेंडर हो गया तो बिक गया तो खरीद लिया, तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्या बोलते हैं वो मुझे देखना है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भारत ने ट्रेड डील की है वो बहुत वेट एंड वॉच करके की है। अब ये तो कांग्रेस का कहना है कि पहले 3% हुआ करता था, अब 18% हो गया है। लेकिन आपको कंपटीटिव मार्केट देखना होगा। बांग्लादेश पर भी 19% है, पाकिस्तान पर भी है, हमसे कम सिर्फ जापान पर 15% है। जब आप एक कंपटीटिव मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका सामान वहां पर सस्ता ऑलरेडी है। और $10 बिलियन के प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिन पर 0 टैरिफ अमेरिका की तरफ से है। और अब ये एक और फैक्ट चेक आ गया, एक और बदलाव हो गया है। जी पंकज जी। नहीं, एक चीज और है, देखिए, सबसे बड़ी बात, जो टैरिफ लगता है ना, वो भारत को नहीं चुकाना है, वो वहां के लोगों को चुकाना है, क्योंकि उतना महंगा सामान उनको मिलता है। जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा टैरिफ 18% हो गया 3% से, ठीक है, मैं मान लिया। तो कौन सा प्रोडक्ट पे जो जा रहा है अमेरिका में, उसमें हमारे राइवल्स पे कितना टैरिफ है वो देखना होगा। मान लिया कि हम कॉटन यहां से भेज रहे हैं, सपोज, तो कॉटन भेजने वाले 2 और देश हैं, पाकिस्तान है और चाइना है। उनको कितना ले रहा है, उसके हिसाब से अगर हमारा सामान सस्ता है तब वहां पे लोग ज्यादा खरीदेंगे। कल एक और ट्रेड डील हुई है बांग्लादेश के साथ, अमेरिका की जी, और वहां भी बवाल है, यूनुस का सब शर्ट फाड़ रहे हैं कि बेच दिया देश को। तो जिस सामान में हमारे कंपटीटर पे कितना लगा है वो देखना होगा, तब हमें फायदा हुआ कि या नुकसान हुआ, तब ये समझ में आएगा। और बाकी ऊपरी ऊपरी देखिए, मैं पॉलिटिकल नारेबाजी के बारे में तो कुछ कहूंगा। इतनी बड़ी डील है, एक दिन में इन चीजों का असर नहीं दिखता है, साल 2 साल लगता है चीजों को सप्लाई चेन बनने में, उसके बाद प्रोसेस होने में वक्त लगता है, तब जाकर पता चलता है कि नफा हुआ या नुकसान हुआ। बाकी लगभग 21 देशों से पहले ट्रेड डील हो चुकी थी, 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई, अब अमेरिका के साथ भी डील हुई, 6 खाड़ी देशों के साथ भी लगभग डील फाइनल है, कभी भी समझौता हो सकता है। तो भारत लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है, अपना बाजार खोल रहा है, वो अब सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। अमेरिका को जरूरत थी भारत से डील करने के लिए, इसीलिए अमेरिका आया है, और अमेरिका को जरूरत थी इसीलिए अमेरिका ने यह फैक्ट शीट में एडिटिंग की है, इन चीजों को हटाया। तो इस बात को आपको समझना होगा, भारत को जरूरत नहीं थी, अमेरिका को इसकी ज्यादा जरूरत थी। बाकी पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।